नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के रिवीजन के लिए मैं आज एक नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं, यानी कि क्रिया को करने के लिए जो शब्द आधार का कार्य करते हैं उन्हें हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि क्रिया के होने के लिए आधार का काम करते हैं। जैसे उदाहरण मैं बोलूंगा कि बंदर पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ जो पेड़ है वो क्रिया के होने का आधार का काम कर रहा है क्रिया के लिए, क्योंकि उसी आधार पर बंदर बैठ रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है उसे कहते हैं, यानी क्रिया को करने में जो साधन का कार्य करते हैं, जो चीजें साधन का कार्य करती हैं, जिसकी मदद से क्रिया की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम करण कारक कहते हैं मित्रों। जैसे माँ चाकू से सब्जी काटी, तो यहाँ जो चाकू है उसके जरिए सब्जी काटने की क्रिया हो रही है, इसलिए चाकू करण कारक हो जाएगा। तो जो चीजें मदद करती हैं क्रिया करने के लिए उन्हें हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारने की क्रिया की जा रही है, वह बाण साधन का काम कर रहा है, इसलिए कर्ण कारक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, या सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो दो शब्दों में परस्पर संबंध की बात की जा रही है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि लाठी जिसकी है उसी इंसान की भैंस है, तो इन दोनों सर्वनाम शब्दों में आपस में संबंध है। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। आगे आ जाएगी चौथा, वे के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, गौर करिएगा। वे मेरी पुस्तकें हैं। वाक्य में वे शब्द कौन सा सर्वनाम है? वे सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा सर्वनाम शब्द है? अब देखिए, वह पुस्तकों की तरफ इशारा कर रहा है कि वे पुस्तकें मेरी हैं। ठीक है, नहीं क्षमा करिए मैं गलत बोल दिया। वे मेरी पुस्तकें, वे पुस्तकें मेरी हैं बोलेंगे तो कुछ और हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे कैसा प्रश्न मैंने लिखा है, वे मेरी पुस्तकें हैं ऐसा कहेंगे। अगर आप वे पुस्तकें मेरी हैं कर देंगे, पुस्तकें को आगे कर देंगे और मेरी को बाद में कर देंगे, तो वे शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अगर इस तरह से लिखा जा रहा है कि सर्वनाम शब्द ये है वे शब्द, और उसके बाद भी देखिए सर्वनाम शब्द आ रहा है, मेरी शब्द भी सर्वनाम है। अब यहां पूछा जा रहा है कि वे शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो वे देखिए निश्चितता बता रहा है पुस्तकों की कि वे ही पुस्तकें मेरी हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है पूछा जा रहा है, विशेषण है नहीं पूछा जा रहा है। चतुर शब्द विशेषण होता है, चतुर व्यक्ति, चतुर इंसान, चतुर औरत। ठीक है, आगे आइए। भौतिक दुनिया हम कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक शब्द खुद एक विशेषण है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। नीति देख लीजिए, नीति शब्द संज्ञा है, अच्छी नीति, बुरी नीति, ठीक है, या दूरगामी नीति। तो नीति जो होती है यह संज्ञा शब्द है, और यह जो है विशेषण नहीं है। विषैला देखिए, हम कह सकते हैं कि भाई विषैला भोज्य पदार्थ, विषैला का मतलब है जहरीला, तो विषैला शब्द जो है वो विशेषण है। तो विशेषण विषैला है, भौतिक है और चतुर है, लेकिन नीति शब्द संज्ञा है, इसलिए नीति जो है विशेषण नहीं है। आगे आई छठवां प्रश्न, वे पुस्तकें मेरी हैं, वाक्य में वे शब्द है। अब देखिए यही सेंटेंस मैंने लिखा है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया है, पुस्तकें का स्थान बदल दिया है और मेरी का स्थान बदल दिया है। पहले पुस्तकें यहां बाद में आ रही थी चौथे प्रश्न में, लेकिन यहां मैंने पहले कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में वे शब्द क्या है? क्या वे संज्ञा है? वे संज्ञा तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी का नाम नहीं है। विशेषण, क्या यह किसी की विशेषता बता रहा है? गौर करिएगा, क्या यह क्रिया है कि इसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही है? नहीं। अब बात आती है कि क्या यह विशेषण है या सर्वनाम है। आपको लगेगा कि यह सर्वनाम है, आप सही भी हो सकते हैं, है तो यह सर्वनाम, लेकिन ये किस चीज का काम कर रहा है? ये पुस्तकों की विशेषता बता रहा है कि वे पुस्तकें मेरी हैं। अगर कहा जाता कि वे मेरी पुस्तकें हैं तो वह पुस्तकों की तरफ इशारा करता, संकेत करता, निश्चितता बताता पुस्तकों की, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो कि जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद कोई संज्ञा शब्द आए और उसी संज्ञा शब्द का वह सर्वनाम शब्द जो है विशेषता बताए,
तो ऐसी कंडीशन में उस सर्वनाम, वह सर्वनाम सर्वनाम ना होकर के बल्कि विशेषण बन जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यह शब्द जो है सर्वनाम भी नहीं है, यह विशेषण है, वे शब्द। देखिए यहां ये वे जो लगा है, यह वे जो क्वेश्चन नंबर 4 में है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहां सर्वनाम का काम कर रहा है, लेकिन वही वे शब्द यहां पर विशेषण बन जा रहा है। आगे आ जाइए, कौन सी क्रिया अकर्मक है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया जब भी होगी तो आदमी कुछ ना कुछ पढ़ेगा, यानी वो बिना किसी साधन की, बिना किसी चीज जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़ेगा उसके बिना क्रिया कर ही नहीं सकता। पढ़ने की क्रिया जो है ऐसी है जो उसका प्रभाव किसी न किसी चीज पर पड़ेगा, जैसे वो पुस्तक पढ़ेगा या वो पेपर पढ़ेगा, वह न्यूज पेपर पढ़ेगा, वो कोई और भी चीज पढ़ सकता है। ठीक है, तो पढ़ना क्रिया के साथ कर्म आना जरूरी हो जाता है, चाहे भले ही कर्म वाक्य में लिखा हो या ना हो, लेकिन पढ़ना क्रिया हमेशा कर्म के साथ ही आती है। सुनाना, ठीक है, कोई भी चीज तो आदमी सुनाएगा जरूर, चाहे गीत सुनाए, ठीक है, गाली सुनाए या अच्छे भजन सुनाए, कुछ तो सुनाएगा। तो सुनाना क्रिया भी कर्म के साथ आएगी, लिखना भी क्रिया कर्म के साथ आएगी, क्योंकि लिखना क्रिया कर्म के साथ ही प्रयोग होती है, चाहे भले ही कर्म उसमें दिखे या ना दिखे, लेकिन यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म कभी कभी दिखता है और नहीं भी दिखता है, गौण भी रहता है, छिपा भी रहता है। ठीक है, जैसे लिखेगा तो भाई पत्र लिखेगा, या हम कह सकते हैं कि कोई गीत लिखेगा, कोई कहानी लिखेगा, नाटक लिखेगा, लव लेटर लिखेगा, कुछ तो लिखेगा। तो लिखना क्रिया जो है बिना कर्म के नहीं आ सकती। जागना देख लीजिए, जागना क्रिया के साथ कर्म का होना जरूरी नहीं है, इसलिए यह क्रिया ऐसी है जो बिना कर्म के लिखी जाएगी, यानी अकर्मक है। अब आ जाइए 8वां प्रश्न, कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक यानी जो कर्म के साथ लिखी जाए, उठना, आना, करना या बैठना। गौर करिएगा, कौन सी क्रिया सकर्मक है? उठना क्रिया। उठना क्रिया के साथ कर्म आएगा क्या? नहीं, कोई कर्म की जरूरत नहीं है। तो उठना क्रिया जो है वह सकर्मक नहीं है, यह अकर्मक है। हमें क्या चाहिए? जो कर्म के साथ आए। यहां पे बिना कर्म वाले ढूंढ रहे थे, अब यहां हम कर्म वाले ढूंढेंगे। ठीक है, आना, आना के साथ भी कर्म जरूरी नहीं है। करना, कोई काम आदमी करेगा, ठीक है, कुछ तो करेगा, वह क्रिकेट, हम कह सकते हैं वह घर की सफाई कर रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई आदमी काम करेगा, तो उसके साथ कोई ना कोई काम जरूर आएगा, इसलिए करना क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। बैठना के साथ कर्म जरूरी नहीं है, आप कोई भी वाक्य बना करके देख लीजिए, उसके साथ कर्म नहीं आएगा। तो बैठना अकर्मक है, आना अकर्मक है, उठना अकर्मक है, लेकिन करना सकर्मक है। और यहां अकर्मक क्या है? ये सारे जो हैं सकर्मक है, लेकिन जागना जो है अकर्मक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसमें इस तरह का जब प्रश्न आए तो आप बहुत ही चौकन्ने रहिएगा। 9वां प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? यहां देखिए खाकर लिखा गया है, सो गया यह मुख्य क्रिया है, इसके पहले लिखा गया है खाकर, यानी क्रिया तो दो हो रही है, लेकिन एक क्रिया ऐसी है जो मुख्य क्रिया से पहले हो रही है। वह सो गया, डायरेक्ट सो नहीं गया, बल्कि सोने से पहले उसने एक और काम किया। क्या किया? वह खाना खाया फिर सो गया। तो खाकर सो गया, ये जो क्रिया है यह मुख्य क्रिया से पहले हो रही है, उसके पूर्व हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला है, बिल्ली दूध पी गई। बिल्ली दूध पी गई वाक्य का कर्मवाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां देख लीजिए, क्रिया पर जब क्रिया कर्म प्रधान होती, क्रिया जब कर्ता प्रधान होती है, यानी क्रिया कर्ता के अनुकूल ही चलती है, तो वो कर्तृवाच्य होती है। जब क्रिया कर्म के अनुसार चलती है तो कर्मवाच्य होती है, और जब क्रिया वाक्य के अर्थ या भाव के अनुसार चलती है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। बिल्ली दूध पी गई, यह कर्तृवाच्य है। यहां पी गई क्रिया जो है वह बिल्ली शब्द के अनुकूल लिखी गई है, यानी बिल्ली स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग। ठीक, बिल्ली एक वचन रहेगी, क्रिया भी एक वचन में लिखी जाएगी। तो क्रिया कर्म के अनुकूल चल रही है, कर्ता के अनुकूल चल रही है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार, क्योंकि बिल्ली ने ही दूध पीने का काम किया, तो जब क्रिया कर्ता के अनुकूल चलती है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में लिखी गई है। अब लिखा गया है कि वाक्य का कर्मवाच्य है। कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य इसमें ऐसा है जो इस सेंटेंस को चेंज करके कर्मवाच्य में लिखा गया? ये कर्तृवाच्य में है। बिल्ली द्वारा, अब क्या किया जाता है? कर्ता को कर्म बना करके कार्य किया जाता है। ठीक है, बिल्ली द्वारा दूध पिया जाता है। अब यहां जाता है लिखा गया है,
यहां लिखा गया है दूध पिया जाएगा, यहां लिखा जा रहा है जा रहा है। आपको लगेगा सभी तो सही है, फिर गलत क्या है? इसमें गलत यह है मित्रों कि क्रिया यहां पर जो प्रयोग की गई है वो पास्ट टेंस में प्रयोग की गई है, भूतकाल में प्रयोग की गई है, इसलिए इसका कर्मवाच्य भी भूतकाल में बनेगा। इसलिए इसका कर्मवाच्य क्या होगा? बिल्ली द्वारा दूध पी लिया गया। ठीक, यह वाक्य सही होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, स्कूल के पीछे ही बस स्टैंड है। अब देखिए यहां पर जो ये के पीछे उसको रेखांकित किया गया और कहा गया है कि वाक्य में रेखांकित पद है। ये जो के पीछे है वो क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, या संबंध बोधक है, अथवा विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, या कोई काम नहीं है के पीछे तो ये क्रिया भी नहीं है, या किसी की विशेषता नहीं बता रहा है तो ये विशेषण भी नहीं है। तो अगर आपको रियल में उस शब्द का पता नहीं है तो आप ऐसे भी छांटिए कि जो आपको आता है क्या वो शब्द वो है। अगर आप ऐसे भी छांट लेंगे तो अपने आप जो बचेगा वही वो होगा। अगर आपको मान लीजिए संबंध बोधक के बारे में ज्ञान नहीं है तो, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि किसी शब्द का, किसी संज्ञा शब्द का या सर्वनाम शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करने वाला जो शब्द होता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ये संबंध बोध का बोध कराता है। के पीछे इसके साथ में कोई न कोई विभक्ति चिन्ह लगा रहता है, अधिकतर ऐसा पाया जाता है। ठीक है, कोई न कोई विभक्ति लगी रहती है। के पीछे, खाली पीछे लगता तो बात अलग हो जाती, वह पीछे बैठा है तो यहां पीछे शब्द जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन कहा जाएगा कि वह मकान के पीछे बैठा है तो के पीछे संबंध बोधक हो जाएगा। अब समझिएगा फर्क, के पीछे लग गया तो कितना परिवर्तन आ गया, खाली पीछे लिख दिया गया तो कितना परिवर्तन आ गया। आगे देखिए, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वाक्य में रेखांकित पद है, ध्यान पूर्वक जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। सुनो क्रिया है, कैसे सुनो? ध्यान पूर्वक। कैसे के उत्तर में हमेशा रीति आता है, रीति का मतलब है तरीका। कैसे सुनो, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता है लेकिन कैसे, उसका तरीका क्या है, रीति क्या है? तो तेज दौड़ता है, तेज शब्द उसके दौड़ने की विशेषता बता रहा है तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऐसे ही वह सुनता है, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, सुनो लेकिन कैसे? ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक जो है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सा क्रिया विशेषण है तो क्रिया के पीछे, क्रिया के पहले 4 शब्द लगाइए, जैसे कब, कब सुनो, कब का उत्तर कुछ मिल रहा है, कब सुनो, आज सुनो, कल सुनो, नहीं, वो नहीं बोला जा रहा। कब के उत्तर में अगर कोई शब्द आ रहा है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, वो समय बताएगा। और कहां सुनो, ठीक है, जैसे वह दिल्ली गया, गया लेकिन कहां गया? दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताए स्थानवाचक, और उसको जानने के लिए हमें कहां शब्द लगाना पड़ता है क्रिया से पहले, और समय जानने के लिए कब लगाना पड़ता है। समय का मतलब कालवाचक। ठीक है, समय के उत्तर, कब के उत्तर में जो शब्द आएगा वो कालवाचक हो जाएगा। और इसी तरह से कैसे के उत्तर में, क्रिया से पहले कैसे मैंने लगाया तो उत्तर मिला ध्यानपूर्वक। कैसे के उत्तर में तरीका मालूम होता है क्रिया के करने का, तो जो शब्द क्रिया के करने का तरीका बताता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछा जाए कितना सुनो, कितना के उत्तर में, जैसे वह बहुत खाता है, कितना खाता है, क्रिया खाता है, क्रिया है, खाता है, तो पहले मैंने लगाया कितना खाता है तो उत्तर आया बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे आ जाएगी, आप देखिए, आपको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, हो सकता है आपको जरूरत ना समझ में आती हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको जरूरत हो। आगे आ जाइए, यतीम गरीब है पर बेईमान नहीं। यहां जो पर शब्द है वो क्या है? पर शब्द क्रिया है, संज्ञा है, समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक है? तो पर शब्द है, ये प्रश्न मैंने पूरा नहीं लिखा था। पर शब्द क्या है? क्रिया, संज्ञा, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? देखिए ये क्या है, यतीम गरीब है पर बेईमान नहीं। यहां ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। और संबंध बोधक में क्या हो जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करता है।
ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक, या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है। आगे आ जाइए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित या मिश्र जो भी कहिए, और संयुक्त। ये 3 वाक्यों के प्रकार हैं रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट के आधार पर। ब्रज हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रज, राजस्थानी इत्यादि। तो ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? तो संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, ठीक है, ये सब भाषाएं हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, कोंकणी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, लेकिन पंजाबी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। तो ये सही होगा। आगे आ जाइए। 17वां प्रश्न है, किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? हर राज्य की सरकारें अपने कामकाज करने के लिए अपने राज्य स्तरीय भाषा को, जो राज्य की भाषा है, उसको राजभाषा बनाती है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी को अपनाता है, राजस्थान भी हिंदी को अपनाता है, बिहार भी हिंदी को अपनाता है, लेकिन तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है और तमिल वहां की राज्य सरकार की राजभाषा भी है। आगे आ जाइए। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? ध्वनियों को, जो भी साउंड्स है, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, जो हिंदी की ध्वनियां हैं, ठीक है, अब सिर्फ हिंदी की नहीं, किसी भी भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो निशान बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है लिपि। आगे आ जाइए। कौन सा स्वर का भेद नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो स्वर का भेद नहीं है? हर्ष स्वर का प्रकार होता है, दीर्घ स्वर का प्रकार होता है, प्लुत स्वर का प्रकार होता है। अब उच्चारण के आधार पर, ठीक है, बलाघात के आधार पर हम जिसको कह सकते हैं, स्वर जो है 3 प्रकार के हो गए। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में दोहरा मतलब डबल समय लगता है। प्लुत स्वर जिसको बोलने में 3 गुना, ह्रस्व स्वर का 3 गुना ज्यादा समय लगता है, जैसे राम, ओम, वो प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्श जो है वो व्यंजन का प्रकार है, वो स्वर का प्रकार नहीं है, ठीक है। यहां पूछा गया कौन सा स्वर का भेद नहीं है, तो स्पर्श जो है वो स्वर का भेद नहीं है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेकर के प वर्ग तक। आगे आइए। 20वां प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न जितना किया जाता है उसके आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं प्रयत्न के आधार पर, ये नोट कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न मैं आपके लिए प्रश्न के तौर पर पूछ रहा हूं और इसका उत्तर अगले सीरीज में दूंगा, अगले टेस्ट सीरीज में। मीरा सहेलियों सहित घूमने गई, इसमें सहित शब्द क्या है? रेखांकित है ये शब्द, ये रेखांकित शब्द क्या है? सहित जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, कारक है, क्या है? वो आपको पहचान के मुझे आंसर देना है। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत